यहाँ ईद की दूसरी ही सही बहरहाल मुबारक। और यकीनन इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँगा और अपने मेहमान का तारुफ़ कराऊँगा तो आप लोग अपने ड्राइंग रूम में या फिर किसी खुली छत पे, अगर बारिश उस तरह नहीं हुई तो बारबेक्यू बना रहे होंगे। और ईद कुर्मा अब तो कोई लगता है कि वो कोई जो मंडियाँ, जो बकरे और ये सब कुछ, फिर उसके बारिश, लेकिन ये है कि बहरहाल ये एक हमारे एक कल्चर का हिस्सा बन गए हैं, तहज़ीब का हिस्सा बन गए हैं। मजहबी तौर पर तो है ही कि इस कुर्बानी को, लेकिन ये भी एक अपनी जगह है कि ये अशराफिया ने भी इसको एक अपना बना लिया है। मैं तो हैरान रह जाता हूँ जब कहते हैं जी 35 मन का पता नहीं कौन, तो 35 लाख रुपए का। और फिर हम जैसे जब मीडिया के लोगों के सामने ये लाखों के बकरों और गायों की बात होती है तो हम लोग तो पहले ही मजलूम लोग हैं, हम लोग तो हज़ारों पे भी बड़ी मुश्किल से आते हैं। खैर ये इसलिए मैंने कहा कि बहरहाल आज दूसरा दिन है और मेरी एक मेहमान कहूँ, दोस्त कहूँ, बहुत बड़ी आर्टिस्ट कहूँ, इनसे एक फैमिली रिलेशन भी कहूँ, यानी बेशुमार ताल्लुक़ हैं। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि जब स्क्रीन पर आप आएँ तो आप सिर्फ सहाफ़ी आपको होना चाहिए। भाई मैं तो कतई सहाफ़ी नहीं बनूँगा, ना एंकर पर्सन। जो अपनी मेहमान जैसे शीमा किरमानी, और मैंने सोचा कि किसी एक मौजू पे आऊँ, क्योंकि आप ना सिर्फ क्लासिकल डांसर, तहरीक निस्वां के हवाले से ख़वातीन की एक बहुत बड़ी एक्टिविस्ट, और फिर ये पे तो बात होगी। लेकिन ये जो एक शीमा, जिनको कहा जा सकता है कि एक माशाल्लाह एक खुशहाल घराने से आई, और मैंने जब आपको देखा पहली बार, जो अब तो लोग भूल गए उसका ट्रैक हॉल को, तो ग़ालिबन मलेशिया का शलवार कुर्ता पहने हुए और आप कोई नारे वगैरह जलसे उसमें शिरकत थी, तो ये कैसे आगाज़ हुआ? थैंक यू मुजाहिद साहब। हाँ, मतलब एक तो सबसे पहले शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्रोग्राम पे इनवाइट किया और मुझसे बातचीत कर रहे हैं आप। ये एक लंबा सफ़र रहा है, मगर ये मेरी सोच के हवाले से रहा है सारा सफ़र जो है ना, कि हमने एक वक्त अपनी ज़िंदगी में ये तय किया कि हम बहैसियत एक फ़नकार क्या कर रहे हैं इस समाज में, और फ़नकार का रोल तारीख़ में क्या है। तो वो चीज़ें सोचते हुए हम इस बात पे आए कि भाई फ़नकार का भी बहुत अहम, बल्कि मैं समझती हूँ बहुत ही अहम रोल है तारीख़ में, समाज में। और ये कि वो जो जिस तरीक़े से हम अपना फ़न इस्तेमाल करें, उसका मोटिवेशन क्या होगा, कि सिर्फ एंटरटेन करना हमें, या कुछ और उससे आगे मज़ीद भी कोई चीज़ है हमारे फ़न में। तो ये चीज़ मैंने समझी। और लेकिन आपने जब ये जब कर रही थी तो उस वक्त ख्याल में भुट्टो साहब का गो के दौर था, ये ज़िया-उल-हक का दौर आया, फिर भुट्टो साहब आए, लेकिन एक ये वाली तो सियासत नहीं थी ना, ये जो आजकल जो पॉलिटिकल पार्टी वाली बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन थी, मजदूर तहरीक थी, लेफ्ट विंग सियासत थी। जी बिल्कुल, लेफ्ट विंग सियासत थी। और मेरा जो मैं समझती हूँ जब मुझे सियासी शऊर आने लगा तो दुनिया भर में लेफ्ट विंग सियासत उभर रही थी। लेफ्ट विंग से, क्योंकि आप देखिए ये वो ज़माना था जब एंटी वियतनाम स्ट्रगल्स शुरू हो गए थे, जो कि अमेरिका जो वियतनाम में कर रहा है उसके ख़िलाफ़, अमेरिका के ख़िलाफ़। फिर ये वही ज़माना था जब कि फेमिनिज़म का भी के ख़यालात भी निकल रहे थे, और ये भी कि वो ब्लैक पैंथर मूवमेंट के जो कलर्ड लोग हैं, ब्लैक लोग हैं, उनके अपने मूवमेंट्स भी। तो ये सारी चीज़ें मिल कर के हमें शऊर आया ना। ये तो एक बहुत एक अलग पूरी तारीख और मौजू है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो यानी सॉरी टू से आपकी पहली और दूसरी पहचान, बल्कि आखिरी हर पहचान ये बनी कि शीमा किरमानी क्लासिकल डांसर, फिर आपका तहरीक निस्वां और थिएटर जी। और वो बहरहाल फिर अगर आपने फिर उस पर ज़्यादा तवज्जो दी क्योंकि यहाँ कम बहुत आते थे जी। और ख़ासतौर पर आपने जब स्ट्रीट थिएटर किया, स्ट्रीट क्या, यहाँ तो ऑडिटोरियम नहीं मिलते थे, सही बात, जगहें नहीं मिलती थी। मैंने देखा अक्सर आपके घरों पे होता था। बल्कि मुझे याद है जब कुर्रतुल हैदर हमारी बहुत बड़ी हिंदुस्तान से आई तो उनको ये यकीन ही नहीं आया कि कराची में कोई क्लासिकल है ना, याद है? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, हम लोग की एक बैठक हुई थी और वो यही कह रही थी, अच्छा तुम यहाँ पे रक्स करती हो। तो उनके रहने पाकिस्तान का ऐसा तस्वुर था कि तो एक, लेकिन जो आपके नाम के साथ आया और वो आया नाम घनश्याम का। और आज बहुत सारे लोग नहीं भूल गए कि पाकिस्तान में घनश्याम ने और उनकी जो फैमिली ने क्या रोल अदा किया। तो कैसे रब्ता हुआ उनसे?
हम जब कराची आए तो अच्छा, आप ये पीछे लखनऊ का भी बैकग्राउंड है आपका? हाँ जी हाँ, मगर ये तो मैं कह रही हूँ कि मेरी तो पैदाइश पाकिस्तान में ही हुई थी। और जब मेरी फैमिली लखनऊ ये कराची पहुँची, मतलब मुख्तलिफ और पाकिस्तान के शहरों के बाद, क्योंकि मेरे वालिद साहब फ़ौज में थे और मुख्तलिफ कंटोनमेंट्स में हम लोग रहते थे। ज़ाहिर है मतलब कंटोनमेंट में आपकी परवरिश हुई है? कंटोनमेंट्स में ही हुई परवरिश। इसलिए डिसिप्लिन वगैरह पे ये तो इसी का बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मेरी वालदा ने ढूंढा इन लोगों को कि उनका ये ख्याल था, मेरे वालदैन का ये के ख्यालात थे कि अपने बच्चों को वो एक होलिस्टिक तालीम दें, मतलब सिर्फ स्कूल की तालीम, एकेडमिक तालीम से हट के आर्ट्स की तालीम जो होती है वो भी हो। तो मैंने इससे पहले, यहाँ आने से पहले हम लोग रावलपिंडी में थे, तो कोई 5-6 साल में मुझे वेस्टर्न क्लासिकल पियानो सिखाया गया। अच्छा। तो ये शुरू से ही तरबियत इस तरह की थी कि ये सारे क्लासिकल आर्ट्स जो हैं ये सीखना ज़रूरी है बच्चों को। तो उन्होंने ढूंढा कि यहाँ पे एक कपल है, मिस्टर और मिसेस घनश्याम। कहाँ रहते थे? ये लोग उस वक्त, इनका एक छोटा सा मकान था बहादुराबाद, शरफाबाद। अच्छा, शरफाबाद, बहादुराबाद। जी, तो जी। वो तो बड़ी और बहुत छोटी सी जगह थी, मतलब कमरे जो मतलब वहीं पे वो रहते भी थे। और जो ये लोग कहाँ से आए थे, घनश्याम वगैरह? घनश्याम साहब का ताल्लुक कलकत्ता से था। अच्छा। तो वो कलकत्ता में परफॉर्मर थे और उनकी वाइफ भी वहाँ पे परफॉर्म करती थी। और ये सोहरवर्दी साहब, जो प्राइम मिनिस्टर थे एक ज़माने में पाकिस्तान के, तो उन्होंने इनको परफॉर्म करते हुए देखा था। अच्छा। और उन्होंने इनको इनवाइट किया कि भाई आप लोग पाकिस्तान आ जाइए, क्योंकि यहाँ पे कोई इस तरह के कल्चरल सेंटर्स नहीं है। और तवील करूँगा तो गुफ्तगू चल जाए। फिर आप घनश्याम जी के राब्ते में आई। उस वक्त उनके शागिर्द वगैरह? उस ज़माने में मुजाहिद साहब जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर क्लास में कोई 30-40 बच्चे होते थे और वो लोग, उनकी क्लासेस शुरू हो जाती थी स्कूल आवर्स के बाद से। 70s के आखिर की बात कर रहे हैं? ये मैं बात कर रही हूँ लेट 60s की, मतलब समझिए आप 68 से लेकर के मैं बात कर रही हूँ कि अब, बल्कि शायद उससे भी पहले 68 में तो नहीं, बल्कि मैं बात कर रही हूँ 64, 65, 66, 67, इस ज़माने में इतने परफॉर्मेंसेस होते थे, स्टेट परफॉर्मेंसेस होते थे। जो स्टेट गेस्ट्स होते हैं ना, वो आते थे, तो घनश्याम साहब को कहा जाता था कि आप परफॉर्मेंस बनाइए पाकिस्तान का कल्चर दिखाने के लिए। और तो हम लोग सब उसमें हिस्सा लेते थे। कभी सितारे बन रहे हैं तो कभी तराना हो रहा है तो कभी क्या। लेकिन ये जो बाकायदा ये जो इस तरफ आना, ये जो यानी जिसे कहते हैं कथक और भारतनाट्यम, इस तरफ उनका क्या, जो पूरी जो जिसे कहते हैं ना आप लोगों के यहाँ भी, मैं तो खैर तालिब इल्म हूँ इसका, ज़्यादा तो हमें तो जिंदाबाद मुर्दाबाद का पता है ना, लेकिन ये ज़रूर पता है कि इसमें ये कैसे हुआ कि जी आपको कथक की तरफ आना है। और ये ज़रा देखिए, मैंने कब सोचा कि आप, हमने इतना घनश्याम जी का जिक्र किया, ज़रा उनको तो हम पता नहीं, बाद लोगों 50-60 साल पहले कहाँ वो होगा, लेकिन हमने तलाश किया कि ज़रा दिखाएं कि लोग, इतना नाम है उनका और वो लोग जो आर्टिस्ट हैं वो सब जानते हैं। अब ये जो ये जो आया, अब ये तक कोई इसमें यानी कोई जैसे कहें कि हम शायरी की ज़बान नहीं आई, एक लय है, एक सुर है। तो यही तो डांस का है कि ज़ुबान के बगैर ये कनेक्ट करता है आपको, मतलब तो इंसान ह्यूमन कनेक्शन जो बन जाता है ना, कि किसी के साथ भी बन सकता है, जो आपको तो ये जो अब आप इनके मूवमेंट्स देखिए, क्या खूबसूरत मूवमेंट्स हैं इनकी बॉडी के। करीब आते थे कैसे, आप बहुत ही टाइम लगा होगा उनको फॉलो करना। हाँ, तो मैंने तो शुरू किया था जब मैं 14 साल की थी, और स्कूल के ज़माने से ही। सख्ती भी करते थे? घनश्याम साहब नहीं, फिर बहुत प्यार मोहब्बत से वो ट्रेनिंग देते थे। और हाँ, जब ज़रूरत थी, जब सख्ती ज़रूर करते थे। उनकी साहिबजादी ने फिर उनको करा? उनके हर फैमिली मेंबर आर्ट्स में इन्वॉल्व था। उनकी वाइफ भी परफॉर्मर भी थी और सिखाती भी थी। PCH स्कूल, अगर आपको याद हो, बेगम मजीद मलिक का, वहाँ पे बाकायदा डांस क्लासेस होती थी, जो कि अब कहीं किसी स्कूल में डांस क्लास नहीं होती हैं सालों तक। फिर तो उनके बेटे जो थे वो सब, कोई तबला बजा रहा है, कोई गिटार, कोई सितार, और उनकी 2 बेटियाँ थीं, दोनों डांसर्स थीं। अच्छा, मुझे इल्म है कि अगर मैं और शीमा जी अगर घनश्याम पे ही गुफ्तगू करते रहे, जिनसे लोग हमें इसलिए भी ज़रूरी था कि अगर मैं शीमा जी से गुफ्तगू करूं
और ये घनश्याम को याद ना करें, नहीं नहीं, ये तो हो ये ही तो नहीं बड़ी सकता। जाती है। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि कोई भी फन हो, खैर हमारे यहाँ भी होता था। मैं अगर मिनहाज बरना या निसार उस्मानी का जिक्र नहीं करूँ तो मैं सहाफत का मैं कहाँ से आया। सही बात। अगर ये लोग नहीं थे, अब खत्म हो गया है। लेकिन मुझे कहा तो जा रहा है ब्रेक पर, लेकिन मैं ये आगे जब मज़ाहमती जो शायरी थी जिसमें फैज़ साहब और फिर हमारे हबीब जालिब आए और फिर इन्होंने फहमीदा रियाज आई, तो ब्रेक पे जाने से पहले मैंने ये सोचा कि फैज़ साहब की वैसे तो जो बहुत बड़ी नज़म है उसको हम आखिर में करेंगे, लेकिन एक दश्त तन्हाई को शीमा जी ने इस तरह, एक तो खैर इकबाल बानो ने बनाई, उसको पहले आवाज़ में थी, फिर वो दश्त तन्हाई को फिर आपने जिस तरीके से किया, तो मैंने सोचा कि अभी जब ब्रेक के जाने से पहले अब हम अपने दौर में तो आ जाए, वरना वो तो फिर हम वही देंगे। तो क्या तो एक मिसरा भी है दश्त तन्हाई में जाने जहाँ लड़ता है, जो इमेजरी है ना, मतलब तस्वीरें हैं, इसलिए वो डांस के लिए बहुत ही खूबसूरत नज़्म है। तो जब आपने इसको पढ़ा होगा दश्त तन्हाई में जाने जहाँ लड़ता है, उसको पहले अपने अंदर उतार के फिर वो पूरा एक तस्वीर बनाता है इंसान अपने मूवमेंट, फिर म्यूजिक में रिदम भी दे दिया। मैं और वो तो मैं आप देखें कि ये जो रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे ये तो मैंने खुद करवाई हुई है रिकॉर्डिंग। ये हाँ, हम लोग लाइव परफॉर्म करते थे। मैंने घनश्याम साहब से सीखा था लाइव परफॉर्म, उनका परफॉर्मेंस। दश्त तन्हाई भी दश्त तन्हाई में जाने जहाँ लर्ज़ा है, तेरी आवाज़ के साये तेरे होठों के शराब। जिक्र करना ज़रूरी है कि ये म्यूज़िक सब लाइव म्यूजिशियंस के साथ गाई गई बनी है, और जो गा रहे हैं, जो बजा रहे हैं, ये सब यही के लोग हैं। इतनी तो ये हमने सब मिलजुल करके ये काम किया, ये बहुत बड़ा काम था। मैं तो इसमें खो गया था और ये जारी रहता, लेकिन एक ब्रेक की तरफ आएंगे तो फिर चलिए आइए ब्रेक की तरफ चलते हैं। हाँ, मैं तो ब्रेक से पहले शीमा जी जब दश्त तन्हाई में थी उसके जो कहता हूँ निकल नहीं पाया उस असर से, फैज़ साहब की शायरी, फिर शीमा जी, और फिर वो जो कह रही हैं कि ये पूरा टीम ने उसको एक यादगार चीज़ बना दिया। अच्छा, आपके ख़्याल में हमारे यहाँ शायद 77 ज़िया-उल हक़ का दौर ऐसा आया कि जब ये जो थिएटर, ड्रामा, क्लासिक और फिर जो चादर पहनना, यानी वो एक लोगों ने फिर यानी शायद कोशिश की गई कि मतलब करें, या उससे पहले भी इस चीज़ को नहीं था? हाँ, मैं जब घनश्याम साहब पाकिस्तान वो छोड़ के गए हैं, मतलब देखिए उनको बुलाया गया था, मैंने कहा कोई 1954 वगैरह में पाकिस्तान आए वो, और फिर वो उनको जाना पड़ा 81 वगैरह में, हाँ, पाकिस्तान छोड़ के दे हैड टू एक्चुअली मतलब असाइलम सीख करना पड़ा उनको, ये क्योंकि यहाँ पे उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। अब आप ये सोचिए कि इस दौरान जो तकरीबन 30 साल इन्होंने यहाँ पे काम किया, फिर वो चले गए, फिर मैंने उनको वापस ढूंढ के वापस बुलाया, हाँ, और उनको ट्रिब्यूट देने के लिए, क्योंकि मुझे लगा कि जिस किस्म का काम उन्होंने पाकिस्तान में किया था वो रक्स में किसी ने नहीं किया। उन्होंने बैलेज बनाए, उन्होंने गंधारा, बुधा, मतलब इस तरह की चीज़ें ढूंढा, मोहनजोदाड़ो, ये सब कुछ। तो हमने उनको वापस बुलाया पाकिस्तान और उनके लिए एक खराज फेस्टिवल किया, ट्रिब्यूट पेश किया, आपको याद होगा, और जिसके 1 साल बाद उनका इंतकाल हो गया। तो वो उनसे जब मेरी बात हुई थी इस दफ़ा, तो मैंने उनसे पूछा था कि जब आप शुरू में आए थे पाकिस्तान में उस वक्त क्या था और अब क्या, तो इसलिए शुरू में भी ये तसव्वुर था कि भाई अरे ये मर्द क्या नाचता है और ये नाच गाने की क्या ज़रूरत है पाकिस्तान में, ये सारी चीज़ें थी। बट देयर वर सर्टन सेक्शंस इन द गवर्नमेंट जो सपोर्ट करते थे, क्योंकि उन्हीं ने बुलाया था, वो फंडिंग मेरा तो ख्वाहिश ये थी कि हम यानी गुफ्तगू तो होती और हम तो करते रहते हैं, और आपको आपकी जो लोग भी ये चाहेंगे, लोग ये कहते हैं कि भाई आर्टिस्ट की तो पेंटिंग देखना चाहिए, उसी पे होगा, या कोई गुलकार है तो सिंगर से,
इसी तरह क्लासिकल डांसर है, और हम लोग एंकर लोग जो चीखें चिल्लाएं वो एंकर होते हैं। अच्छा ये देखिएगा कि एक आपकी एक बहुत दोस्त हैं, और उनकी मैं और आपको मेरे दोस्त तो आपको बेशुमार हैं, लेकिन ये कौन सी दोस्त हैं जिन तक मैं भी पहुंच गया, और शायद ये भी हो सकता है वो कॉमन हो। भाई कौन सी दोस्त हैं भाई? कौन फ़ोन इस वक्त कर रहा है जी? अस्सलाम वालेकुम। ताहिरा की आवाज आ गई मुझको। एक ही आवाज है। हाँ, उनकी आवाज। ये तो आपने इतने अच्छे कलिमात अदा किए मुजाहिद साहब, लेकिन खुशकिस्मती और एजाज तो ये मेरे लिए है कि यकनाशुद दोशुद शीमा किरमानी साहिबा और आपसे बैक वक्त गुफ्तगू हो रही है। थैंक यू ताहिरा। ताहिरा आपने तो ये तो मेरे ख्याल है हम लोगों की फील्ड आसान थी, जो जिंदाबाद मुर्दाबाद करते थे, जलसे करते थे, जुलूसे करते हैं, और माशाल्लाह आप तो उस फील्ड में बहुत, ताहिरा अब्दुल्ला को लोग अब अच्छा एक बात है ये भी है कि लाइव प्रोग्राम में इनकी कोई कॉल वॉल नहीं लेता था पहले। अब तो टीवी ऐसा हो गया कि मनी अब कोई, मैं जब कहूँ कि भाई ताहिरा को मैं फोन पे बुला रहा हूँ, अरे भाई आपका टीवी, आप पहले हमारा बड़ा मुश्किल हो गया, स्टार रुक गए और आप रुकेंगे, लेकिन भाई मैं बुलाता था। और एक बार तो ऐसा हुआ कि बाकायदा जब इनको कुछ गिरफ्तार वगैरह किया जाता था तो उस वक्त भी लाइव कॉल मिल गई थी। याद है ताहिरा आपको? याद है, बहुत बहुत अच्छी तरह। कल की बात लगती है मुजाहिद साहब। अच्छा शीमा को आपने, यानी इनका कई रोल हैं, तहरीक-ए-निस्वां, एक्टिविज्म, लेकिन मुश्किल इसलिए कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में स्टेज पर थिएटर करना, स्ट्रीट पर, और क्लासिकल डांस, ये फील्ड बहुत मुश्किल थी। यानी और भी होंगी, लेकिन शीमा ने उसको एक आइडियोलॉजी के तहत, एक नज़रिए के तहत इसको आगे बढ़ाया। ऐसे ही ताहिरा जी? देखिए मुजाहिद साहब, मुंह पे तारीफ करना कोई तारीफ नहीं होती। तारीफ तो वो होती है जो कि पीठ पीछे की जाए, लेकिन क्योंकि ये एक सरप्राइज कॉल है, लिहाजा सरप्राइज कॉल में मुझे इजाजत है कि मैं जो मेरा जी चाहता है मैं बोलूं। आपको कौन रोक सकता है? पहले भी ताहिरा आपको तो रोक नहीं सकता ताहिरा कुछ। मुजाहिद साहब, अगर आपके पास 2 घंटे होते तो शायद मैं शीमा जी के बारे में गुफ्तगू करती और सेहत हासिल गुफ्तगू करती, तफसील से गुफ्तगू करती, लेकिन क्योंकि वक्त की कमी होती है, लिहाजा मैं एक लफ्ज, वैसे तो और भी बोलना चाह रही हूँ, लेकिन अगर मुझे कहा जाए कि एक लफ्ज में शीमा किरमानी की पूरी जिंदगी और फलसफा हयात को बिल्कुल एक दरिया को कूजे में बंद कर दिया जाए, तो मैं सिर्फ एक लफ्ज बोलूंगी इनके लिए, और वो ये है बहादुर खातून। बहादुर खातून। पाकिस्तान में बहुत कम इतनी बहादुर खवातीन गुजरी हैं। मेरे नजदीक ये खुद इतनी बहादुर खातून है, क्या कह रही हैं आप? जिन्ना थी, जिन्होंने एक मिलिट्री डिक्टेटर को ललकारा और मुकाबले में खड़ी हुई, और फिर उनके साथ जो कुछ हुआ वो सब जानते हैं। आसमा जहांगीर थी। और एक बात और है ताहिरा, ये कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं आजकल ये देखता हूँ कि अब तो लोगों की, यानी उस ज़माने में तो मैं अक्सर ये कहा कि जो बड़े बड़े आज दावेदार हैं मीडिया हाउसेस, हम लोग जब जेल वेल जाते थे उस ज़माने में कोड़े भी लग गए सहाफ़ियों के। कोड़े की खबर वो 4 सितरों की इन अखबारों इनमें छपती थी, जो आज बहुत बड़े दावेदार हैं। अच्छा अब तो जो एक्टिविज्म हो रहा है बाकायदा लाइव दिखाया जा रहा है, और वो नारे जलसे जुलूस ये उनके दिखाए जा रहे हैं, यानी इस हद तक तो आज़ादी है भाई। अच्छा यानी कोई बहुत बड़ा कोई जबर जुल्म ये लाइव पकड़ आ रहा है, ऐसे ही बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। लेकिन मुजाहिद साहब, ये फिर एक और, ये एक मौजू अलहदा एक प्रोग्राम मांगता है। आज अगर आप ट्रिब्यूट क्योंकि पेश कर रहे हैं मोहतरमा शीमा किरमानी साहिबा को, तो मैं इज्तनाब करूंगी, क्योंकि जो आप फरमा रहे हैं आज़ादी राय और आज़ादी इजहार के बारे में, और ख़ास तौर पे मीडिया के हवाले से जो आप गुफ्तगू अभी आपने फरमाई, उस पे तो दो राय है, हो सकती भी है और है। किसी हद तक आज़ादी है। आप अब इस वक्त मैं एक सरप्राइज कॉल कर रही हूँ और गुफ्तगू कर रही हूँ, और ये लाइव कॉल है, लेकिन इसके साथ साथ एक तवील फहरिस्त है। इंटरनेशनल फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने पाकिस्तान को खतरनाक तरीन मुल्क
करार दे दिया है और फहरिस्त में डाल दिया है। हमारे अच्छा, अच्छी बातें करें ना, खतरनाक जरूरी है कहना कि बहुत सारे मौजूआत हैं जिनके ऊपर नहीं है। बिल्कुल तायरा, शुक्रिया। मैंने कहा तायरा को तो मैं चाह रहा ये रहा था कि उन्हें मैं अलग से बुलाता अपने पास, है ना, प्रोग्राम में अगर होता कि कितना अच्छा होता कि तायरा इस हमारे स्टूडियो में बैठी होती। बिल्कुल माजरत के साथ तायरा, मुझे उधर से जब ब्रेक कहा जाता है मैं क्या करूं भाई। वो ब्रेक नहीं, ऊपर से कोई कह रहा है मुझे, ये कहीं मुझे कैमरे वाले पीछे वाले कह रहे हैं। तो चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से पहले तायरा अब्दुल्ला थी और अब तायरा जो है बाद में मुझे कॉल आएगी, उस पर वो नाराज होंगी और कहेंगे तुम भी मुजाहिद डर गए तुम भी डर गए मुजाहिद। लेकिन अब आपको भी पता है कि जो स्क्रीनें हैं, जो कमर्शलाइजेशन है, खाली खैर हम लोग तो पूरे हर दौर से गुजर गए, आपके सामने है। मगर मुजाहिद साहब, जिस चीज़ की बात, जो चीज़ मुझे बहुत तकलीफ दे रखती है, एक तो खैर जो वो बात हो रही थी, मगर ये कि इतने चैनल्स हैं मगर कोई चैनल के पर क्लासिकल मौसीकी का प्रोग्राम नहीं होता, कोई चैनल पे रक्स का प्रोग्राम ही नहीं, कोई क्लासिकल रक्स। तो ये क्या हो गया है हमारे? अभी भी पीटीवी में मैं देखता हूँ एक और अजीब बात है कि अभी भी सरकार कव्वाली या गजले वजले पुराने चाहे चला रहे हों, पीटीवी फिर भी चल रहा है। ये क्या वजह है? वजह ये है कि वो जो सॉरी टू से मैं नहीं जाऊँगा भाई, इसी का हिस्सा हूँ। आप दुरुस्त कह रही हैं शीमा, दरअसल आप 2-2 घंटे तकरीरें चल रही हैं, जल्द से चूल चल रहे हैं। और वो जो तायरा जो बात कर रही थी उस पर एक अलग मौजू है। मेरा कहने का मकसद ये है कि देखें जी, मुझ में अब इस उम्र में आके नहीं कह रहा हूँ, अगर सच बोलने की ज़रूरत नहीं है तो मैं झूठ ना बोलूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है, अगर आप और कर रहे हैं कि चैनलों को या मीडिया को इस तरह तकसीम किया गया है कि ये तमीज़ करना मुश्किल हो गया कि अगर ये सच है, जो इस जमात का सच है, और उसके बारे में झूठ बोला जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है उसमें सच। और दूसरी शीमा, आपको अजीब नहीं लगता ये ख़वातीन को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? बहुत तकलीफदेह बात है, बहुत बच्चियों को जो इस तरह ये अगर वो किया जा रहा है। आपकी जेन्युइन तहरीक निस्वां की तहरीक के कोई क्लासिकल डांस का फंक्शन हो, उसके लिए 10 मिनट नहीं है। और बच्ची के साथ भी जो भी होगी चले, ये किस तरह लगता है आपको? ये कोई पॉजिटिव चीज़ है? कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत ही नेगेटिव चीज़ है। यही तो मैं कह रही हूँ कि मतलब किसी इतने सारे चैनल्स हैं, किसी के पास वक्त नहीं है कोई संजीदा चीज़। लेकिन इस पर भी गौर करती है कि ये जो इसको स्कैंडलाइज करना, ये कोई अच्छी और औरतों को, अरे मर्दों को क्यों नहीं करते? उनके स्कैंडल भी तो होंगे। बिल्कुल, इसमें खातून की स्कैंडल में खास पिदरी समाज का तरीका है और हमारा मीडिया जो है वो टोटली कंट्रोल्ड है। 13 साल की बच्ची और 14 साल की बच्ची और उसका बाप और उसका ये नहीं, तो हमारा मीडिया तो टोटली कंट्रोल्ड है ना मर्दों से, और सिर्फ वो अपनी तरीके से चीज़ें देखते हैं। और ये अब मैं कहाँ भटक गया आपको लेके मुझे मैं तो चाह रहा हूँ प्रोग्राम जारी रहे, लेकिन वही जो मैंने कहा ना कि जो शीमा जी का काम है और जो शिकायत कर रही थी, इसलिए वो कहेंगे लीजिए मुजाहिद साहब आप अपनी आज़ादी सहाफ़त और इजहार और इशू पे चले गए। और एक बहुत ही अच्छी फैसाब की नज़म है, और फैसाब की तो हर नज़म, लेकिन उसका एक पस मंज़र होता था। तो ये नज़म सुनिए और फिर शायद हो सकता है उस वक्त तक जब मैं चलिए ये कौन सखी हैं।